हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग इन्वेंट्री चैप्टर किए थे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि इन्वेंट्री में हम लोग ने थियोरी में सब कुछ डिस्कस कर लिया था, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे। लेकिन जो हमारा रह गया था वो मैंने प्रैक्टिकल पार्ट को उस वीडियो में, लास्ट वीडियो तक में जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 था, वहां तक मैंने उसको छोड़ दिया है। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे जो भी हमारे इलस्ट्रेशन 1 हालांकि मैंने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। और इलस्ट्रेशन 2 ऑनवर्ड्स जो भी मेरे प्रैक्टिकल सम है, एक बार मैं आप लोगों के सामने उसको गो थ्रू कर लूंगा, ताकि आप लोगों को किसी क्वेश्चन में किसी भी तरह का अगर कोई डाउट होता है तो वो नहीं रहे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट देखे थे लीफो फीफो में, और इलस्ट्रेशन 2 जो है हम लोग का फीफो बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये। तो क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ अ कस्टमर विच ही यूजेज वाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट। ठीक है, तो कुछ परचेजेस किया है इन्होंने दिसंबर 4, दिसंबर 10, 11, 19, 28 को। क्वांटिटी दिया हुआ है और प्राइस दिया हुआ है। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 1600 यूनिट। ओके। हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कि ये 1600 का क्या वैल्यूएशन रहेगा। ठीक है। तो मेथड कौन सा यूज करने के लिए बोल रहे हैं हम लोग को, फीफो मेथड है हम लोग को, फीफो। ठीक है। तो फीफो मेथड क्या कहता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया वो पहले निकलेगा। ओके। तो हमारे पास टोटल स्टॉक कितने थे, देखो 2600 स्टॉक थे। ठीक है। जिसमें कि 1600 जो है वो, सॉरी सॉरी, मैंने इसको क्लोजिंग स्टॉक समझ लिया था, ये क्या है, इशू है, ये क्या है, इशू है। तो स्टॉक लेफ्ट कितना बचा, 2600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 1000। ठीक है। अभी देखो यहां पे दिया हुआ है 1000 यूनिट, इसमें से जो है 800 यूनिट रिसीव्ड ऑन 28 दिसंबर, और 200 जो है वो 19 दिसंबर का है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये फीफो मेथड है ना। तो फीफो मेथड में हमारा लास्ट स्टॉक जो आया है वो 800 आया है, और उससे पहले जो आया था ये 200 आया था। तो अगर मेरे पास 1000 यूनिट लेफ्ट है, तो हम क्या सोचेंगे, जो पहले आया था वो तो निकल गया होगा। अभी जो मेरे पास बचा है वो लास्ट रीसेंट, सबसे जो रीसेंट परचेज मैंने किया है वो वाला स्टॉक होगा। तो सबसे रीसेंट परचेज मैंने कब किया है, 28 दिसंबर को किया है। कितने यूनिट का किया है, 800 यूनिट का किया है। तो ठीक है, अमाउंट 1000 यूनिट विच आर इन क्लोजिंग स्टॉक, 800 बिलोंग्स टू द परचेज विच वाज डन ऑन 28 दिसंबर। ओके, द रिमेनिंग 200 वर फ्रॉम द परचेज विच वर मेड ऑन 19 दिसंबर। ओके। तो ठीक है, फीफो मेथड के अकॉर्डिंग 19 दिसंबर का रेट क्या है, 200 इंटू 60, 200 इंटू 60 एंड 800 इंटू 47, ये हो जाएगा तुम्हारा 12,000, और ये हो जाएगा हमारा 47 इंटू 800 कितना होता है, 47 इंटू 800, 37,600, 37,600। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 49,600। ओके। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है। सो इट वॉज वेरी सिंपल। हम लोग को किस तरह से सोचना है, हम लोग को ये सोचना है कि अगर फीफो मेथड फॉलो हो रहा है तो जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो ऑब्वियसली रिसेंट परचेज वाला होगा। ठीक है। और अगर हम लीफो मेथड फॉलो करेंगे, इससे ठीक अपोजिट, जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है ना वो एकदम अर्लियर परचेज वाला होगा। ओके। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल एज्यूम द फॉलोइंग इश्यूज वेयर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। ये सब इशू किया गया, ये सब इशू किया गया, मतलब कह रहा है कि 5 दिसंबर का स्टॉक इशू कर दिया गया, 28 दिसंबर का स्टॉक इशू कर दिया गया, और 29 दिसंबर को स्टॉक इशू कर दिया गया। तो 29 दिसंबर का तो कुछ था नहीं, 5 दिसंबर को भी नहीं था। ओके। तो अगर 5 दिसंबर रिकॉर्ड ऑफ इशू, अच्छा ये इशू का डेट है कि 5 दिसंबर को इशू है, 20 दिसंबर को इशू है, और 29 दिसंबर को इशू है। ओके। अभी क्या कह रहा है कि लीफो मेथड हमें यूज करना है। तो लीफो मेथड में अगर जो हमने स्टॉक 5 दिसंबर को इशू किया है 500 यूनिट, ये कौन सा वाला किया होगा, ये ऑब्वियसली 4 दिसंबर को जो मेरा परचेज हुआ होगा उसी में से किया होगा, इसी में से किया होगा, राइट ना। तो 4 दिसंबर का स्टॉक मेरे पास कितना बच गया, 400 यूनिट बच गया, 500 इशू कर दिया, 400 बच गया।
मैं बस ऐसे ही वर्बली डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोग जब क्वेश्चन करो तो उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आए, ठीक है। मैं आपको इसमें एक एक चीज करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको आगे जब आप खुद से क्वेश्चन करने जाओ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। एक बार आप ये वीडियो देख लोगे तो फिर हर इलस्ट्रेशन में आपको इजिली समझ में आ जाएगा। और बाकी सॉल्यूशन तो नीचे दिया हुआ है, सॉल्यूशन तो दिया हुआ, ठीक है। मैं सॉल्यूशन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एक बार हम ऐसे ही थॉरली एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये दिसंबर 5 दिसंबर को जो 500 इशू हुआ, ये कौन सा इशू हुआ होगा? दिसंबर 4 वाला इशू हुआ होगा। दिसंबर वाला 10 वाला क्यों नहीं हुआ होगा? अरे भैया 5 दिसंबर को माल निकल रहा है तो 10 दिसंबर का जो आया है वो कैसे निकलेगा? 5 दिसंबर को तो 4 दिसंबर को जो आया था वही उसी में से निकलेगा ना। तो 900 आया था, उसमें से 500 इशू कर दिया, ठीक है। अभी 4 दिसंबर वाला कितना मेरे पास बचा? 400, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? दिसंबर 20 दिसंबर को 600 निकला। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या कहते हैं कि जो सबसे लेटेस्ट आया होगा उसमें से निकला होगा। तो 20 दिसंबर से जस्ट पहले कौन सा आया था? 19 20 दिसंबर, ये ना, हाँ। 20 दिसंबर से जस्ट पहले कौन सा, सॉरी, जस्ट पहले कौन सा आया था? 19 दिसंबर को आया था, कौन सा? 200 यूनिट्स 60 के रेट से। तो 20 दिसंबर को निकला कितना है? 600। तो 600 में से 200 तो 19 दिसंबर वाला हो गया, ठीक। बाकी 400 कौन सा? तो बाकी 400 में 11 तारीख वाला 300, ठीक है। 300 हो गया तुम्हारा 11 तारीख वाला, 11 दिसंबर का। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद है 10 दिसंबर का 400। तो 10 दिसंबर का 400 में मुझे सिर्फ 100 यूनिट ही निकालने होंगे, क्योंकि 200 तो 19 और 300 11, तो 500 तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। मेरे को 600 निकालना है, तो 100 जो है वो 10 दिसंबर का निकलेगा। तो मेरे पास स्टॉक कौन कौन सा बच गया? 100 जो निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? 10 दिसंबर में निकलेगा, ठीक है। ये सेकेंड इशू है। इस अभी तक मतलब 20 दिसंबर के बाद मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कौन कौन सा बचा है? अभी मेरे पास दो क्लोजिंग स्टॉक है, एक है मेरे पास 4 दिसंबर का, और एक है मेरे पास 10 दिसंबर का। 10 दिसंबर का कितना? 10 दिसंबर को आया कितना था? 10 दिसंबर को देखो ये आया था 400, और 4 दिसंबर का 400 बाकी है। तो 10 दिसंबर को 400 आया था, उसमें से 100 निकल गया, तो 10 दिसंबर का कितना बचा? 300 बचा। और 4 दिसंबर का 900 आया था, जिसमें 500 पहले निकल गया, तो इसका 400 बचा। तो 700 यूनिट मेरे पास अभी बचा है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अभी अगर इसके वैल्यूएशन निकालने अगर तुमको बोले तो कैसे निकालोगे? 400 किस रेट से आया था? देखो 400 आया है 55, सॉरी, 400 आया 50 के रेट से, और 300 आया 55 के रेट से। तो वैल्यूएशन कितना हो जाएगा? वैल्यूएशन हो जाए एक्स के वैल्यूएशन हो जाएगा आपका, हाँ, वैल्यूएशन हो जाएगा 400 इंटू 50 और 300 इंटू 55, ठीक है, अभी तक का। फिर कौन सा क्या कह रहा है? 29 दिसंबर। 29 दिसंबर को 500 सामान निकला है, इशू हुआ है। तो ये क्या कब का होगा? सबसे पहले लेटेस्ट जो आया उसको निकालो ना, लेटेस्ट को निकालो ना। तो लेटेस्ट को निकालना है तो 800 आया है, 800 आया है ना, 500 ही निकालना है ना। तो 300 बच गया, फिर भी 300 तो फिर भी बच गया ना, और कोई दिक्कत नहीं है। 28 का 300 मेरे पास बच गया, बहुत बढ़िया। 19 का तो निकल चुका है, खत्म हो चुका है। 11 का निकल खत्म हो चुका है, और दिसंबर 10 का हिसाब हम लोग कर चुके हैं। तो अभी मेरे पास क्या बच गया? 300 यूनिट 28 के रेट का। 28 का क्या रेट है? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 28 का क्या रेट है? 47। 47 अभी वैल्यू देखो, 50 इंटू 40 कितना होता है? 400 इंटू 50, 20,000। 20,000, फिर 300 इंटू 55, 16, 500, फिर 300 इंटू 47, 14, 100। टोटल कितना हो गया? प्लस 16,500 प्लस 20,000, 50,600। क्वांटिटी कितना? 4 3 7 3 10, टोटल 1,000। 1,000 क्वांटिटी, 50,600 का वैल्यूएशन। समझ में आया यहां तक? देखो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 1,000 पीस का 50,600। तो ये इस तरह से देखो आंसर में इसने टेबल बना के दिया हुआ है। दिसंबर 4 को नॉन आया, ये रिसीट साइड है, ये इशू साइड है।
ऐसे बना सकते हो, ये एक अच्छा सा फ्रेम बना के दे दिया। ये तो हम लोगों ने बस समझने के पर्सपेक्टिव से ऐसे कर लिया, लेकिन ये प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि पहले रिसीट दे दिया, फिर इशू दे दिया, और हर ट्रांजेक्शन के साथ बैलेंस करता गया है कि 4 को ट्रांजेक्शन हुआ, फिर 5 को, फिर 10, 11, 19, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जा रहा है वैसे वैसे उसका बैलेंसिंग क्या बच रहा है मेरे पास वो आते जा रहा है। ठीक है, और लास्ट में आके आंसर तो वही आएगा। ठीक है, लास्ट में आके आंसर तो वही आएगा। ओके, अगर हम इसी में अगर हम पीरियोडिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन फॉलो करते, पीरियडिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन फॉलो करते, पीरियडिक में हम लोग ने क्या देखा था कि हर एक पीरियड में उसका वैल्यूएशन होता है, हर एक पीरियड में उसका वैल्यूएशन होता है। तो उस केस में क्या होता हमारा जो लीफ कौन सा केस था, फीफो वाला केस था ना, कौन सा केस था, हाँ ये वाला केस था, 28 दिसंबर और उससे पहले वाला जो पीरियड था, देखो 28 दिसंबर और 19 दिसंबर का जो स्टॉक आया था वो मेरे पास बच गया 800 और 200 यूनिट, और ये 49,600 आ गया। ठीक है, तो लीफो को हम लोग क्या है, ये परपिचुअल इन्वेंट्री मेथड एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, दोनों मेथड से हम लोगों ने देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, इलस्ट्रेशन 4। अब ये तुम्हारा मतलब सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम लोग ऊपर डिस्कस किए वो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें कह रहा है कि हम लोग जो वैल्यूएशन करना है वो एवरेज करना है, एवरेज मेथड से फॉलो करना है। तो एवरेज मेथड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज मेथड में सिंपल एवरेज क्या बोलता है, सिंपल एवरेज बोलता है कि ये सिंपल एवरेज बोलता है कि ये एक, सॉरी यहाँ आप लोग देख पा रहे होगे ये एक और ये 4 रेट दिया हुआ है, तो 5 रेट हो गए टोटल, पांचों का एवरेज निकाल दो, पांचों का एवरेज निकाल दो। तो देखो 50, 55, 45, 60, 47, पांचों रेट ले लिए, और सॉरी पांचों रेट ले लिए। एक सेकंड, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ये पांच रेट ले लिए और पांचों को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, ये हो गया सिंपल एवरेज। ये क्या हो गया, सिंपल एवरेज। ये वेटेड एवरेज है क्या, नहीं ये वेटेड एवरेज नहीं है, ये कौन सा एवरेज है, ये सिंपल एवरेज है। वेटेड एवरेज कैसे होगा, वेटेड एवरेज तब होगा जब हर रेट के साथ हम उसका वेट ऐड कर देंगे। वेट क्या होगा यहाँ पे, क्वांटिटी, वेट क्या होगा, क्वांटिटी। देखो अभी तक मैंने हमने देखा फीफो से कर रहे हैं तो 500, एक सेकेंड, लीफो और सिंपल एवरेज 500 यूनिट, कौन से 500 यूनिट की बात कर रहा है। लेट अस ट्राई टू एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ फीफो, लिफो एंड सिंपल एवरेज मेथड। ये इंपैक्ट बता रहा है बेसिकली कि क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है। ऑब्वियसली क्या क्या इंपैक्ट आएगा, जो हमारा गुड्स पहले आया 50 के रेट से, फिर आया 60 के रेट से, तो फीफो क्या बोलेगा कि आपका जो बचा है वो 60 के रेट से बचा है। ऑब्वियसली ना, फीफो क्या बोलता है कि जो पहले आया वो पहले गया। तो हमने अगर दो तरीके का सामान खरीदा, 500 यूनिट खरीदा 50 के रेट से, फिर 500 यूनिट खरीदा 60 के रेट से, तो पहले जो मेरा निकला और अगर मेरे पास बचा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, 500 यूनिट बचा है, तो मेरे पास जो बचा है वो पूरा लेटेस्ट वाला रेट होगा, तो ये 60 का रेट से पकड़ के 30,000 का वैल्यूएशन कर दिया। लीफो क्या करेगा, वो बोलेगा 50 के रेट से है तो 25,000 का वैल्यूएशन निकालेगा। एवरेज क्या बोलेगा, 50 और 60 का एवरेज 55 निकालेगा, और 55 के रेट से बोलेगा 27,500 का रेट है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। ठीक है, जो सब हमने देखो अलग अलग मेथड के वजह से अलग अलग वैल्यूएशन आ गया ना, देख रहे हो आप लोग। इस केस में वैल्यूएशन आया 30,000, इस केस में 25,000, इस केस में 27,500। तो जैसे जैसे मेथड चेंज हो जाएगा वैसे वैसे वैल्यूएशन अलग अलग होता जाएगा। ठीक है, सिंपल एवरेज समझ में आ गया, वो तो एकदम ही सिंपल है। वेटेड एवरेज में हम लोग को क्या करना है, वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट इक्वल टू टोटल, मतलब अभी तक कितना खर्चा लगा रही, मतलब कि सिंपल एवरेज में क्या कर रहे हैं, सिंपल एवरेज में सारे रेट को पकड़ के ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर दिया उसको, ठीक है। वेटेड एवरेज में क्या करेंगे, वेटेड एवरेज में क्या करेंगे ना, जैसे जैसे देखो एक समय मैं इसको अगर मिटा के दिखाऊं, हाँ वेटेड एवरेज में क्या करेंगे, 500 यूनिट 50 का खरीदा तो 25,000 का खरीदा रे, फिर 500 यूनिट 60 का खरीदा तो 30,000 का खरीदा, तो टोटल कितना खर्चा लगा, टोटल कितना खर्चा लगा, रेट का फॉर्म, वेटेड एवरेज रेट का फॉर्मूला बता रहा हूं, 30,000 प्लस 25,000, 55,000 का खर्चा लगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना, 55, सॉरी डिवाइडेड बाय कितना, 500 इंटू 500, 500 प्लस 500, 500 प्लस 500 इसका टू 1000, तो 55,000 बाय
1000 इक्वल टू 55। इस केस में भी रेट 55 ही आया और सिंपल एवरेज में भी रेट 55 ही आया। क्यों यहाँ इस केस में, इस एग्जांपल में मेरा वेटेड एवरेज रेट और सिंपल एवरेज रेट सेम क्यों है? कोई बता सकता है क्यों है? क्योंकि भैया कोई इशू ही नहीं है ना, कोई इशू ही नहीं है। क्या कोई इशू दिख रहा है क्या? दोनों रिसीड है। अगर हम इशू को एडजस्ट करके फिर रिसीड निकालेंगे तो मेरा रेट चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तो दोनों इशू है, तो दोनों इशू है तो उस केस में सिंपल वेटेड एवरेज दोनों सेम हो जाएगा हमारा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द पीरियड, जितना भी सामान हमारे पास है उस सबको टोटल कॉस्ट ऐसे समझो ना मोटा बुद्धि में, टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट। समझ में आया? क्लोजिंग इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ यूनिट इनटू वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट। तो ये वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत किसी को होनी तो नहीं चाहिए भाई, अगर है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 में क्या है? सेम जैसे 2 एंड 3 का डेटा दिया हुआ, उसी डेटा में बोल रहा है कि वेटेड एवरेज से भी करके दिखाओ। अरे तो करके दिखाओ दो ना भैया। 900 यूनिट सबसे पहले आया, 50 के रेट से खरीदे, तो कोई इसमें कोई इशू विशू कुछ हुआ नहीं है, तो जो जैसा खरीदे वही रेट लग जाएगा। अरे पहला ट्रांजेक्शन के लिए क्या फीफो, क्या लीफो, क्या सिंपल, क्या वेटेड, पहला ट्रांजेक्शन के लिए तो सब कुछ सेम रहेगा। जब ट्रांजेक्शन आगे बढ़ते जाएगा, जब इशू आएगा, फिर नेक्स्ट रिसीट आएगा, तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा, तो फिर आगे रेट चेंज होते जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5 दिसंबर को हुआ तो 500 का इशू कर दिए। 500 का इशू किस रेट से करेंगे? 50 के रेट से ऑब्वियसली करेंगे, तो 20,000। मेरे पास बचा कितना? 45,000 का था, 25,000 इशू कर दिए, बचा कितना? 20,000। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? 400 खरीद लिए 55 के रेट से। 400 क्या खरीद लिए? 55 के रेट से। अब कितना हो गया मेरे पास? 22,000 हो गया। अभी देखो भैया, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। अभी क्या देखो, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। मेरे पास 20,000 का माल था, हम 22,000 का और खरीद लिए, टोटल कितना हो गया? 42,000। 20,000 था, 22,000 खरीद लिए, 42,000। यूनिट पहले कितना था? 400। अभी कितना खरीदे? 400। टोटल कितना हो गया? 800। तो 42,000 का माल हो गया, 800 यूनिट हो गया। तो एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट। 42,000 बाय 800 इक्वल टू 52.5। समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा है समझ में? चलो बढ़िया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट रिसीट है। 300 यूनिट परचेज किए, 300 यूनिट रिसीव किए, 55 के रेट से खरीदे हैं। 300 यूनिट क्या किए? 55 के रेट से खरीदे हैं, 16,500। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 42,000 का माल था ना मेरे पास, 16,500 का और खरीद लिया। टोटल कितना हो गया? 58,500 का माल हो गया। कितना यूनिट बढ़ा? 300। अब कितना हो गया? 1,100। तो 58,500 का सामान है, सॉरी 58,500 रुपया का सामान है, 11 पीस माल है, तो पर यूनिट का कॉस्ट कितना हो गया? दिस डिवाइडेड बाय दिस, 53.18। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, ऐसे ही कर करके ना पूरा रेट यहां तक निकाला गया। तो फाइनल क्लोजिंग रेट क्या निकला? वेटेड एवरेज 50.37। कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम सब कुछ इजी है। जब कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट कहां से होती है? यहां से होती है, इस टॉपिक से होती है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? नहीं आ रही है? चलिए, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है मिस्टर, इसको मैं एक बार थोड़ा सा साइड कर देता हूं। Mr. XYZ are in retail business following information obtained from the record for the year ended 31st March 2020। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक सेकंड। हाँ, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 6, ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड पे है। तो आपको याद होगा कि एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, वो किसके लिए बताया था? वो उस बिजनेस के लिए बताया था जिसको अपना कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। वो कैसे निकालेगा? अपना सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करके अपने कॉस्ट प्राइस तक पहुंचेगा। तो सेलिंग प्राइस में क्या एडजस्टमेंट करेगा भैया? तो सेलिंग प्राइस में अपना प्रॉफिट लेस करेगा। अरे कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो इसका दिस इंप्लाइज दैट सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस में हम प्रॉफिट एडजस्ट करके अपने कॉस्ट प्राइस तक पहुंचेंगे, तो हमारा वैल्यूएशन उस तरह से होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। Mrs. X, Y, and Z are in retail business following information obtained from the record for the year ended 31st March 2020. Goods received from supplier subject to trade discount and taxes. Okay, trade discount and taxes का बात कर रहा है। तो क्या करें? ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा? लेस हो जाएगा।
15,75,500, इसमें 3% ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा। उसका 11% सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स क्या होगा, ऐड होगा, सेल्स टैक्स क्या होगा, ऐड होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे, सेल्स टैक्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को क्या करेंगे, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को क्या करेंगे हम लोग, अरे बताइए भैया। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। पैकेजिंग एंड एक सेकंड एक्सक्यूज मी, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। नहीं भाई, इग्नोर नहीं करेंगे, ऐड होगा। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको कर चलो निकालते हैं। 15,75,500, इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 3%। तो 15,75,500 का 3% कितना होगा, 47,265, माइनस करिए 47,265, प्लस करेंगे 11%, हाँ प्लस करेंगे 11%, जो भी आएगा उसका 11% प्लस करके हम लोग का निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पैकेजिंग कॉस्ट जो हमारा लगा है उसको ऐड कर देंगे। तो उसके बाद निकल जाएगा कि टोटल मेरा खर्चा कितना आएगा, टोटल मेरा खर्चा कितना आया। ये पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को क्यों बोल रहे हैं ऐड करने के लिए, क्योंकि अगर आपको थ्योरी क्लास को याद होगा तो मैंने क्या बताया था, मेरे यहां तक लाने तक का जितना भी खर्चा होगा ना वो सबको ऐड करते हैं, वो सबको ऐड करते हैं, इसलिए पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन को भी ऐड कर देंगे। तो हमारा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, दिस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का फिगर कैसे निकालेंगे, दिस माइनस ट्रेड डिस्काउंट करके जो फिगर आएगा उस पर सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर देंगे, और उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे 87,500, तो एक फिगर आएगा, सॉरी, तो फिगर आएगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कॉस्ट हो जाएगा टोटल, वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितना ड्यूरिंग द ईयर कितने का सेल किया। ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ने सेल किया 22,45,500 का, और सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग सेलिंग प्राइस कितना है, 2,35,000 है। ड्यूरिंग द ईयर कितने का माल बेचा है, 22,45,500 का बेचा है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेल प्राइस कितना है, 2,35,000 है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 22 लाख का माल हमने बेच दिया, 2 लाख का माल सेलिंग प्राइस में मेरे पास है, तो हम कह सकते हैं 24 लाख का माल सेलिंग प्राइस पे रेडी है, रेडी है। परचेज कितने का किया, ये सारा ऐड करके आपको परचेज निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस है, परचेज है, माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट नहीं आ जाएगा भैया। इस सेलिंग प्राइस, दोनों को ऐड करके हम लोग सेलिंग प्राइस कह रहे हैं, सॉरी, सेल वैल्यू निकल जाएगा। सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट। सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू करके प्रॉफिट निकल जाएगा, और फिर प्रॉफिट, और फिर जो ये प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, इससे क्या निकल जाएगा हमारा, जीपी मार्जिन। ये जीपी मार्जिन को यूज करेंगे कहां पे हम, ये सेलिंग प्राइस वाले फिगर में, सॉरी क्लोजिंग, सॉरी सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि ये जो 2,35,000 है ना, ये जो 2,35,000 है, आप मानते हो कि नहीं, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। हमारे पास जीपी मार्जिन है, तो इसमें से हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। बस यही तरीका है, देख लीजिए क्वेश्चन आंसर। इसका आंसर में क्या दिया, 15,75 का खरीदा था, 3% ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया, इतना का वैल्यू बचा, 11% टैक्स ऐड किया, टोटल परचेज इतना हुआ, पैकिंग को ऐड किया, और इतने का सामान खरीदा। खरीद कितना का पड़ा उसको, 17,83,841 रुपए, 17,83,841 का परचेज पड़ा उसको, ठीक है। ड्यूरिंग देयर सेल इतना किया, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, टोटल सेल वैल्यू कितना हो गया, 24,80,500, इसमें से परचेज को लेस कर दिया, इसका प्रॉफिट निकल गया, इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया परचेज से, प्रॉफिट मतलब 696,659 डिवाइडेड बाय 24,80,500 इंटू 100, ये आ गया हमारा कितना, 28.09%, ठीक है। ये आपका आ गया जीपी मार्जिन, ये आ गया ना आपका जीपी मार्जिन। इसको आपने, इसको कहां पे एडजस्ट करें हम लोग, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस में एडजस्ट कर दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू कितना है, 60,012 लेस कर दो, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 168,988। ओके, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल वाला पार्ट है, बट प्रैक्टिस करने से ये
बहुत ही इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम लोग का है सेल ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री नील दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो ठीक है, सेलिंग प्राइस और ये 2 लाख और 2.5 लाख, तो टोटल सेल वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल सेल वैल्यू बराबर 250 के, ठीक है। परचेज कितना दिया हुआ है, 2 लाख, परचेज दिया हुआ है 2 लाख 200 के, अगर ओपनिंग कुछ दिया रहता तो वो भी लेस करते क्योंकि वो भी परचेज के साथ मिल जाता, बट वो नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है। तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना पड़ा, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 50 के का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा हो गया फिर जीपी परसेंट इजकल टू 50/250 इंटू 100, 20%, ठीक है। देखो 20% प्रॉफिट आया, इसको क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 2,50,000 पे, 2,50,000 पे, सॉरी क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना है सेलिंग प्राइस पे, अच्छा कितना दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ, ठीक है, तो 50,000 पे 20% लगा दिया तो 10% लेस हो गया, 50,000 पे 20% लेस कर दो ना भाई, 50,000 पे -20% तो कितना आ गया, 40,000 आ गया, देख रहे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेंट्री टेकिंग मतलब क्या बताए थे, गिनती करना, स्टॉक काउंटिंग, ठीक है, ये आप लोगों को सबको बताया हुआ है, इन्वेंट्री एसेट इन, सॉरी, ठीक है। इलस्ट्रेशन 8 एक बार देखना चाहोगे क्या, चलो एक बार देख लेते हैं इलस्ट्रेशन 8, इसको हटा दें तो पहले, ओके, मैं थोड़ा सा देखूंगा मुझे टाइम अलाउ कर रहा है कि नहीं, आप लोग 1 मिनट का वेट दो मुझे, ओके, और मैं इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ अभी यूट्यूब पे वीडियो डालने से, तो थोड़ा सा बियर करना मेरे साथ, ठीक है। चलो 8 में क्या बोल रहा है, इन्वेंट्री दिया हुआ है 1/4/2019 का इन्वेंट्री दिया हुआ है 1,42,500, ड्यूरिंग द ईयर का परचेज दे दिया है, बहुत बढ़िया, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा दे दिया, बहुत बढ़िया, सेलिंग खर्चा से कोई मतलब है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा से कोई मतलब है ही नहीं, फाइनेंशियल चार्जेस से मतलब है ही नहीं, सेल्स क्या है 12,45,500, एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री सम ऑफ 17,500 वाज रिटन ऑफ ऑन पर्टिकुलर आइटम, एक आइटम पे 17,500 का राइट ऑफ कर दिया था, विच वाज ओरिजिनली परचेज फॉर 50,000, 50,000 पे खरीदा था, 17,500 पे राइट ऑफ कर दिया, लॉस हुआ होगा, ठीक है, देखेंगे इसको क्या करना है, एंड वाज सोल्ड इन ईयर फॉर 45,000, 45,000 पे उसको बेचा, मतलब प्रॉफिट पे फिर बेचा, क्योंकि पहले राइट ऑफ कर दिया तो वैल्यू गिर गया होगा, फिर उसको 45,000 बेचा तो मतलब कुछ प्रॉफिट भी आया होगा, ठीक है। बैरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द आइटम द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड वाज 20% ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट कितना दिया, 20% दिया हुआ है। निकालने क्या बोल रहा है, ascertain the value of inventory closing stock, ठीक है। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आज क्वेश्चन आंसर के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 1,42,500 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एबनॉर्मल इन्वेंट्री, यही इन्वेंट्री को एबनॉर्मल इन्वेंट्री बोल रहा है। 50,000 का इन्वेंट्री था ना, 50,000 में खरीदे थे, उसको 17,500 पे राइट ऑफ कर दिए, तो कितना बुक वैल्यू उसको गिरा है, 32,500, कितना बुक वैल्यू उसका गिर गया, 32,500, मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो आपको 50,000 का इन्वेंट्री था वो अब 17,500 में आ गया, वो कितना पे आ गया था, 17,500 पे, तो अब उसको कितना राइट ऑफ कर दिए थे, 32,500 पे आ गया, सॉरी 32,500 उसका लेस हो गया था, तो उसको लेस कर दिए। फिर परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना किए, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 7,62,500 किए हैं, तो उसको ऐड कर दिए, परचेज को, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऐड होता है, बहुत बढ़िया, वो ऐड होता है, ऐड कर दिए, तो टोटल हमारा इन्वेंट्री का खर्चा कितना हो गया, देखो इसको सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और फाइनेंशियल चार्जेस को इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। तो 10/22,500 का हमारा टोटल कॉस्ट आ गया, 10/22,500 का हमारा टोटल कॉस्ट आ गया ना। सेल्स कितना दिया हुआ है इस पर बुक्स, सेल्स दिया हुआ है 12,45,000, तो 12,45 का सेल्स है, जिसमें कि 45,000 का एबनॉर्मल सेल है, अरे ये है ना, ये दिख रहा है ना, ये 45,000 का सेल, ये एबनॉर्मल सेल है, तो हम लोग का नॉर्मल, क्योंकि जीपी परसेंटेज जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो तो नॉर्मल सेल में करोगे। अब नॉर्मल सेल में क्या है, मतलब कि जो हमारा ऑर्डिनरी सेल नहीं है, जो वंस अपॉन ए टाइम होता है, ठीक है, तो उस केस को हम लोग अपने परसेंटेज कैलकुलेशन मेथड में नहीं ला सकते, क्योंकि उससे हमारा कोई फोरकास्टिंग नहीं हो पाएगा ना, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे ना हम,
कितना परसेंटेज हमारा सेल पिछले साल हुआ था, तो इस साल भी इतना परसेंटेज सेल होगा, क्योंकि वो असरटेनमेंट हम लोग इससे नहीं कर पाएंगे, वो गलत बेसिस हो जाएगा फिर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब नॉर्मल सेल को लेस कर देते हैं। तो ओरिजिनल सेल कितना आ गया, 12 लाख। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2,40,000। सॉरी, 2,40,000 कहाँ से आया, यहाँ पे देखो 20% दिया हुआ है, 20% की बात कर रहा है। तो 12 लाख का जो सेल है उसमें 20% कितना हो गया, 2,40,000। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो गया, 9,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकला, सेल कॉस्ट, एक सेकंड, सेल माइनस जीपी। तो 12 लाख माइनस 2,40,000 इजकल टू 960K। ठीक है, ये आया। कितना का सामान बनाए थे, 10/500 का। कितना का बेच दिए, 960 का। कितना बचा, 62,500। मानने के लिए आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की बात है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। बाकी तो कोई भी डाउट होने के लिए हम हैं ही। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 9 है, 10 है, 11। ठीक है, इस समय कोई कुछ इतना खास है नहीं, एक बार आप लोग देखोगे तो हो जाएगा। 9 तो 8 तो हम लोग देख लिए, 9 में भी कुछ नहीं है। ट्रेडर प्रिपेयर हिज अकाउंट्स ऑन ड्यू टू सम बड़े नो इन्वेंट्री के, कुछ काउंटिंग नहीं कर पाया। 15 अप्रैल को काउंट किया, 15 अप्रैल को पता चला कि उसके पास 5 लाख का सामान है, कुछ कुछ ये सब ट्रांजेक्शन दिया हुआ है 31 मार्च में। तो क्या बोले, बैकवर्ड घूम रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 31 मार्च है ना, और यहाँ पे 15 अप्रैल है। हम लोग क्या करें, पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो पीछे की तरफ जाने के लिए हम क्या बोले थे, परचेज को लेस करो, ऐड करो किसको, सेल को। ठीक है, तो सेल कितना किया है, 4,10,000 इंक्लूडिंग कैश सेल, डजेंट मैटर। 4,10,000 को सेल किया है, 4,10,000 का सेल है और 10,000 का सेल रिटर्न है। तो नेट सेल कितना हो गया, 4 लाख हो गया। तो 4 लाख को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखो ऐड कर दिया 4 लाख को, 4 लाख को ऐड कर दिया। फिर क्या कर रहा है, परचेज किया कितने का, 50,340 इंक्लूडिंग कैश परचेज नथिंग। हमको कैश परचेज, क्योंकि क्रेडिटर से कुछ बोलेगा इसलिए कैश परचेज में लिखा हुआ है, पता नहीं। तो 50,340 को क्या किया, लेस किया। देखो परचेज को क्या किया, लेस कर दिया 50,340 को। फिर हमारा कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ये 4 लाख का जो सेल है, ये 4 लाख का जो सेल है, ये सेल वैल्यू है ना। ये चीज का ध्यान रहे, ये शायद मैंने उस लास्ट वीडियो में नहीं बताया था। ये 4 लाख का जो सेल है ना, 4 10 - 10, 4 लाख का जो सेल है, ये जो 4 लाख का सेल है भैया, ध्यान रखिएगा, ये सेल वैल्यू है। ठीक है, और स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, वो कॉस्ट वैल्यू पे होता है। तो इस 4 लाख को आप पहले लाइए कॉस्ट पे। 4 लाख को कहाँ लाएंगे, कॉस्ट पे लाएंगे। तो 4 लाख को कॉस्ट पे लाने का क्या तरीका है, 4 लाख को कॉस्ट पे लाने का तरीका ये है कि बीच का जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर, एलिमिनेट कर दीजिए प्रॉफिट को। प्रॉफिट को एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो सेल माइनस जीपी, जीपी का दिया हुआ है क्या परसेंट, देखो 20% ऑन सेल दिया हुआ है। तो 4 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 80,000। तो 4 लाख में से 80,000 को देखो, 4 लाख में से लेस कर दिया 80,000 को, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 3,20,000। तो 3,20,000 को ऐड कर दिया और 50,340 को लेस कर दिया, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया कब का, 31 मार्च का। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो दिया हुआ है वो भी आई थिंक ये थोड़ा सा अच्छा दिया हुआ है। एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग खुद से ट्राई करें, ओके। नहीं तो अगर आप लोग बताओगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, लेकिन वो है कुछ नहीं, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है ना कि 10 अप्रैल को मूव हुआ है, तो वही बैकवर्ड ही आना है। मतलब जितने भी इशू आइटम है उसको करना है ऐड, और जितने भी परचेज आइटम है उसको करना है लेस। ठीक है, उससे बन जाएगा। सेम 11 भी है, 11 भी उसी तरीके से बन जाएगा, बन जाना चाहिए। बस इसमें लीफो फीफो वाला चीज है, बैलेंस बैलेंस निकालना है। रिसीट इशू का कॉलम बना दिया, आया पहले, फिर बैलेंस, हर ट्रांजेक्शन के साथ बैलेंस हो रहा है, वो इलस्ट्रेशन 4 वाला केस है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 12 भी उसी तरीके का है, इशू केस, इशू वाला चीज है। ठीक है, सब एक जैसा ही है, एक बार ट्राई करने से हो जाएगा। ठीक है, और हम चाहेंगे कि ये एमसीक्यू आप लोग छोड़े नहीं, एमसीक्यू इग्नोर नहीं करें, क्योंकि एमसीक्यू ऑल्दो आप लोग को छोटा लगेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसमें से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। और इससे एमसीक्यू अक्सर सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है ना, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मेहनत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग एमसीक्यू करो, अच्छे से करो, और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करो। और इस तरह से हमारा प्रैक्टिकल जो भी इलस्ट्रेशन वाला पार्ट था वो डिस्कस कर लिया मैंने। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो कौन सा होगा मैं भी खुद नहीं जानता हूँ, जो मैं डालूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। और अपडेटेड रहिए हमारे चैनल से, जुड़े हुए रहिए। ठीक है,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। थैंक यू।